हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज क्लियर सबको? Yes, sir. Good Yes, evening. sir. Yes, sir. चलो बढ़िया है। अच्छा, इसके पहले अपना डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया था, कल पेपर भी था आपका। पेपर ठीक गया था? Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड Yes, इवनिंग। sir. राधे राधे सर। राधे राधे। तो पेपर जो था कल का, उसके सॉल्यूशन भी आपके ग्रुप में आ जाएंगे। तो उस पेपर के जो क्वेश्चन आपसे नहीं है उनको रीअटेम्प्ट प्रॉपर्ली कर लेना, ठीक है? और देख लेना मॉड्यूल के भी जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको भी रीअटेम्प्ट करना। अच्छा, एक चीज और, कल से आप कल एक शेड्यूल आपको मिलेगा। कल से आप लोगों के डाउट डिस्कशन सेशन रखे जाएंगे। ग्रुप में मैसेज भी आया होगा शायद 5:15 से 6:30 के बीच में। डाउट डिस्कशन सेशन मतलब ओपन डाउट डिस्कशन सेशन रहेगा। उसमें वीक में 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन मैथ्स का जैसे वेडनेसडे और सैटरडे को होगा। उसमें क्या रहेगा कि आप लोग अपने डाउट्स वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा उसको और अच्छा बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि डाउट्स पहले ही आपके जो डाउट डिस्कशन ग्रुप है उसमें मान लो टीचर आपको लिंक शेयर कर देंगे, तो वहां पे आप क्या करना, पहले से ही क्वेश्चन अपलोड कर देना ताकि वो क्लास फ्लुएंटली चल सके। तो मान लो पहले से मान अपलोड कर, ठीक नहीं तो फिर ओपन डाउट डिस्कशन में सेशन में आके अपने अपने डाउट्स वहां पे क्लियर करना है प्रॉपरली। तो ये सेशन थोड़ा ढंग से अटेंड करना, मतलब सबके लिए फ्रेंडली हो, मतलब ऐसा नहीं कि डिस्टर्बेंस हो क्लास में। एक एक करके अपने अपने डाउट्स क्लियर करना। जब एक बच्चे का डाउट्स क्लियर हो रहा हो तो आप लोग या तो अपना कोई साइड बाय साइड काम करते रहना, या फिर अगर आपको डाउट में पार्टिसिपेट करना तो आप डाउट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। मान लो फिर आपकी बारी आए तो आप अपना डाउट पूछ लेना। इस तरह से सेशन चलेंगे अब, ताकि आपके जो डाउट्स अगर रह जाते हैं तो वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा कल से 4 से 5 वाला जो स्लॉट रहेगा उसमें टीचर्स आपके व्हाट्सएप के डाउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो व्हाट्सएप का डाउट बॉक्स वो है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पे डाउट डिस्कशन सॉल्व करेंगे। मतलब जो आप फोटो वगैरह भेजते हो उसमें जो भी आपके डाउट्स हैं व्हाट्सएप पे क्लियर होंगे। तो 4 से 5 वाले स्लॉट में व्हाट्सएप पे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 5:15 से 6:30 वाले स्लॉट में लाइव क्लास में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब ये लास्ट में इसलिए रखा था कि अगर अब आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो डेली बेसिस पे, ठीक है? अब देखो लाइव क्लास अब मोस्ट प्रोबेबली 10 से 15 नवंबर तक अपने 12th का पोर्शन कवर हो जाएगा। अपने पास अब 12th में 2 ही चैप्टर बाकी है, एक वेक्टर 3D और एक प्रोबेबिलिटी, ठीक है? दिवाली से पहले पहले मतलब देखो ये वीक और अगला वीक मैं कोशिश करूंगा पूरा वेक्टर 3D पूरा फिनिश कर दूं। आराम से हो भी जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो दिवाली मतलब दिवाली की छुट्टियों के पहले पहले आपका वेक्टर 3D पूरा कवर हो जाएगा। फिर बचेगा प्रोबेबिलिटी, तो वो भी हम दिवाली के बाद वाले एक वीक में कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर आपका 11 के रिवीजन सेशन चालू हो जाएंगे। तो इस बीच में अब आपको साइड बाय साइड अपनी पढ़ाई करते रहनी है। आपको डेली बेसिस पे असाइनमेंट मिल रहे हैं, वो भी टॉपिक हाई प्रायोरिटी वाइज टॉपिक वाइज असाइनमेंट आपको मिल रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको आधा आधा घंटा, एक एक घंटा। उन असाइनमेंट को आपको अटेम्प्ट करना है प्रॉपर्ली। जो क्वेश्चन नहीं आता तो आप थोड़ा बहुत गूगल का हेल्प ले सकते हो, डाउट डिस्कशन ग्रुप का हेल्प ले सकते हो, और फिर लाइव क्लास का लाइव डाउट का भी हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा जो टॉपिक करंट में चल रहे हैं और जो टॉपिक अभी रिसेंटली हुए हैं उनको आपको तैयारी करना ही है। और आने वाले अगले जो मेजर टेस्ट हैं उनको प्रायोरिटी पे रखना है। जैसे मान लो अगला जो भी मेजर टेस्ट आपका आएगा उसका सिलेबस आपके ग्रुप में आ जाता है, ठीक है? आगे के Yes, और sir. भी जो भी टेस्ट होंगे उनका भी सिलेबस में बोलूंगा उनको कि आपको एक प्रॉपर एक शीट बना के दे दे कि बच्चे हुए टेस्ट का सिलेबस क्या क्या है, तो वो भी ग्रुप में आपके आ जाएगी। तब जो भी टेस्ट आ रहे हैं तो उनकी प्लानिंग अभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए कि मान लो अगले वीक ये टेस्ट है तो मुझे इस वीक कैसे कैसे प्लानिंग कर रही है, आधा आधा घंटा कैसे निकालना है फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए, आधा आधा घंटा असाइनमेंट के लिए निकालना है, फिर बचा हुआ टाइम लाइव क्लासेस के लिए निकालना है। तो प्रॉपरली मैनेज करना है आप लोगों को, ठीक है? Okay, sir. इसके Yes. अलावा थोड़ा सा स्कूल की भी चीजें थोड़ी मैनेज करना। स्कूल
देखो अपन जो चीजें कर रहे हैं, खासकर मैं तो हर बार यही बोलता हूँ कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो बोर्ड से अलग नहीं है। अब मैं आपको जो मैं वेक्टर अलजेब्रा पूरा पढ़ाऊंगा, या फिर आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने पढ़ाया, अब आप क्या करना, स्कूल में जब भी जाओ तो प्रीवियस पिछले 4-5 साल के बोर्ड से क्वेश्चन देखना डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो मेरे को जहां तक उम्मीद है कि 70 to 80% तो आपसे क्वेश्चन हो ही जाएंगे, क्योंकि अपन ने लगभग अच्छा लेवल कवर किया है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो आप लोग है ना Yes, sir. स्कूल का टाइम इसलिए यूटिलाइज करना कि जो जो भी चैप्टर हो चुके हैं ऑलरेडी, तो उनके अपन प्रीवियस बोर्ड्स क्वेश्चन कर लो, तो आपको लगेगा कि अपन जो क्लास में पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं वो बोर्ड्स में भी काम आ ही रहा है। ठीक है, अब वेक्टर अलजेब्रा चालू होगा। वेक्टर अलजेब्रा भी बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई में वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेड टॉपिक में आता है वेक्टर इन 3D। ठीक है, मैं दिखाऊंगा भी कितने क्वेश्चन इससे आते हैं इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके क्वेश्चंस लगाते रहना है। एनसीईआरटी का एनसीईआरटी स्कूल में सॉल्व करो और घर पे मॉड्यूल सॉल्व करो। स्कूल का टाइम, अगर आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल का टाइम भी आपका जेई प्रिपरेशन में ही जाना चाहिए। ठीक है, वहां पे टाइम पास मत करना, कोई खाली पीरियड हो तो अपना बैठ के पढ़ो। कोई भी क्लास में कॉन्सेप्ट चल रहा हो तो उस पर एनसीईआरटी पे अच्छी ग्रिप रखो, एनसीईआरटी वहां पे बैठ के सॉल्व करो और एनसीईआरटी के डाउट्स अपने टीचर से डिस्कस करो, ताकि स्कूल का जो टाइम है आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, तो कहीं ना कहीं जेई प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। क्योंकि मेजर आपका 7 से 8 घंटे स्कूल में जाता है, अगर उस टाइम को आपने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तो आपके लिए बहुत नुकसान है। ठीक है, क्योंकि बाकी लोग क्या, बहुत सी जगह फैसिलिटी ये होती है, वो लोग स्कूल नहीं जाते हैं, डमी स्कूल वगैरह रख लेते हैं, तो उनके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है नहीं, तो हमें जो टाइम है उसी का यूटिलाइज करना है। इसके अलावा वीक में कभी आपको लग रहा है कि ठीक है, एक थोड़ा मेरा बैकलॉग हो रहा है, एक आध दिन छुट्टी मारेंगे, स्कूल में ज्यादा काम का नहीं पढ़ाएंगे, तो एक आध दिन आप छुट्टी भी मार लेना। उस छुट्टी मार के दिन ये मत करना कि घर पे सो रहे हो, उस दिन फिर आप पूरा अपनी जो जो भी चीज आपकी पेंडिंग है, जो होमवर्क पेंडिंग है, जो रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट बनाना है, फॉर्मूला रिवाइज करना है, उस दिन एक छुट्टी वाले दिन आप पूरे दिन बैठ के रिवाइज करो। जो जो भी डाउट्स आते हैं फिर डाउट डिस्कशन ग्रुप में पोस्ट करो। क्लियर है? इस तरह से चीजें मैनेज करो। अभी भी समय है, अच्छे से आप पढ़ोगे तो हो जाएगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. जहां तक रही Yes, 11th sir. वाले टॉपिक की बात, मैंने ऑलरेडी बता दिया। 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर या 20 दिसंबर तक आपको पूरा 11 का अच्छे से रिवीजन करवाएंगे। उसमें पूरा मैं कोनिक सेक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और जो भी टॉपिक जो थोड़े से जो आपके कवर नहीं हो पाए होंगे या फिर जो थोड़े से मुझे लगता है टफ है, उनको मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। तो सर ठीक है? लगभग पूरा मैथ ही कराओगे आप? हाँ, लगभग पूरा मैथ होगा आपका, पूरा फुल सिलेबस। 30 दिसंबर तक आपका पूरा मैथ में कवर करा दूंगा। फिर जनवरी में सिर्फ आपको रिवीजन, फॉर्मूला रिवीजन और यही करना है 15 दिन, जनवरी के पूरे 15 दिन। क्लियर है? दिसंबर नए साल चालू होने से पहले पहले आपका पूरा 11th पूरा 12th रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो टॉपिक 12th के ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे अभी डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, इसके पहले इंटीग्रेशन वाला पोर्शन हुआ, इनका रिवीजन आप साइड बाय साइड करते रहो। क्योंकि जब फिर 11 चालू होगा तो जो टॉपिक ऑलरेडी हो चुके तो उनका रिवीजन अच्छे से आप अपने एंड पे करो। फॉर्मूला रिवीजन डेली बेसिस पे करो, शॉर्ट नोट जो बना रखे हैं उनको डेली बेसिस पे रिवाइज करो, ताकि चीजें भूलो मत। जैसे कि अपन आप देख भी पा रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन जब मैं पढ़ा रहा था आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं थे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका रिवीजन ही वीक है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर दिक्कत है। अब देखो, वेक्टर अलजेब्रा पूरा डिफरेंट टॉपिक है, वेक्टर 3D, इसमें बाकी चैप्टर का इतना यूज नहीं होगा। तो अभी आपके पास समय है कि आप पुराना जो कैलकुलस वाला पोर्शन है एटलीस्ट उसके शॉर्ट नोट, उसके डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो। कुछ नहीं तो 2-2 3-3 क्वेश्चन ही सॉल्व करो। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक, Okay, sir. ओके, ठीक है। 2 मिनट अपन स्टार्ट करते हैं वेक्टर से, 1 सेकंड ना। अच्छा, ये चैप्टर आपके स्कूल में हो चुका है कि बाकी? बाकी है Sir, अभी बाकी नो है. सर अभी नहीं हुआ। अच्छा, फिजिक्स में थोड़ा बहुत वेक्टर, थोड़ा बहुत फंडामेंटल नॉलेज तो होगा वेक्टर के बारे में, फिजिक्स में पढ़ाया होगा। Yes, sir. Physics, Yes, sir. 11th में. 11th का फंडामेंटल नॉलेज तो होगा। ठीक है, तो यस देखो सर। अभी मैं क्या करूंगा, आपको वेक्टर की पहले टर्मिनोलॉजी बता दूंगा। ये करने के बाद वेक्टर मतलब स्टार्टिंग की टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, उसके बाद धीरे 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 हम इसके आगे तरफ बढ़ते जाएंगे। अच्छी बात यह है कि लास्ट ईयर से इस बार लास्ट ईयर सिलेबस बहुत सारा रिड्यूस हो गया था, तो बहुत सारी चीजें डिलीट हो गई। तो जो टफ टफ पोर्शन था वो ऑलरेडी इन लोगों ने डिलीट कर दी। तो जो बेसिक फंडामेंटल है वही बचे, उसको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो आपका सिलेबस की बात करें तो वेक्टर अलजेब्रा का सिलेबस क्या, वेक्टर्स एंड स्केलर, एडिशंस ऑफ द वेक्टर, दो वेक्टर कैसे ऐड करना है, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन 2D एंड 3D, स्केलर एंड द वेक्टर प्रोडक्ट, ये आपके सिलेबस में।
ट्रिपल प्रोडक्ट ये हट चुका है, लेकिन फिर भी हम फंडामेंटल पढ़ेंगे क्योंकि इसका एप्लीकेशन 3D में थोड़ा आता है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन फंडामेंटल आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि इसका यूज बहुत अच्छा है। चीजें बहुत आसान है, लेकिन इसको आप अप्लाई करके क्वेश्चन करोगे तो आपको फायदा मिलेगा, इसलिए हम पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फंडामेंटल स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का पढ़ेंगे ताकि आप इसको अप्लाई कर पाओ अगले चैप्टर में। तो ये आपका सिलेबस है। वेटेज की बात करें तो हर साल की तरह हर साल में वेटेज इस बार लास्ट ईयर बहुत बड़ा, पहले देखो 13 क्वेश्चन, 35, 30, 46 और 2024 में भी इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आए इस चैप्टर से। तो उम्मीद है कि वेक्टर 3D से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए चैप्टर को करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो आज स्टार्ट हो रहा है, कंसंट्रेट होकर सुनना समझना, कुछ भी डाउट आता है, कहीं पे भी चीजें नहीं समझ में आती है तो अनम्यूट करके पूछ लेना या चैट बॉक्स में लिख देना। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। यस सर। ओके, एक मिनट। ठीक, देखो वेक्टर एंड स्केलर दो क्वांटिटी होती है, दोनों में अंतर सिर्फ इतना सा है, स्केलर मतलब ऐसी क्वांटिटी जहां से मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। जैसे मैं आपको पूछूंगा भाई आपका वेट कितना है, तो आप बताओगे 10 kg 15 kg, अब इसमें डायरेक्शन का कोई सेंस ही नहीं है। मतलब किस आप वेट आपने मेजर किया, तब खड़े होके मेजर करो, बैठ के मेजर करो या टेढ़ा होके मेजर करो, वेट हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मैटर करता है उनको हम बोलते हैं स्केलर। लेकिन ऐसी क्वांटिटी जहां पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मैटर करते हैं कि दोनों से ही काम होगा, मतलब किसी एक के ना होने से काम नहीं हो पाए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चाहिए क्योंकि वो क्वांटिटी दोनों पे डिपेंड कर रही हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे फोर्स। अब फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो मैग्नीट्यूड पे ऑफकोर्स से डिपेंड करेगी इसी, लेकिन डायरेक्शन पे भी डिपेंड है ना, कि किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं। जैसे मान लो कोई टेबल को मुझे खिसकाना है, तो अगर मैं प्रॉपर एंगल पे प्रॉपर डायरेक्शन पे खिसकूंगा तो मेरे पास मेहनत कम लगेगी, वर्क डन थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो फोर्स किस डायरेक्शन पे मैं लगा रहा हूँ ये मैटर करता है। तो फोर्स मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मैटर करते हैं उसको अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी को आप जानते हो एरो से डिनोट करते हैं, इस तरह से ये एरो से नोटेशन होता है। इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका टर्मिनल पॉइंट। इस तरह से एरो से डिनोट करते हैं। एरो का डायरेक्शन बताता है, एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड बताती है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। मान लो स्टार्टिंग ये पॉइंट है, मान लो ए और बी, इस वेक्टर को मैं डिनोट करूंगा वेक्टर ए बी, इस तरह से। ठीक है, ये होगा वेक्टर ए बी। अगर इसके मैग्नीट्यूड को डिनोट करना है तो मैग्नीट्यूड को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो अगर ये नोटेशन है इसका मतलब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, चलो इसके अलावा अब आगे आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर, थोड़ा फास्ट रिकवर करूंगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में अलग अलग टाइप के वेक्टर होते हैं, नाम से बस आपको ध्यान रखना है। एक होता है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। नाम से क्लियर है, जीरो वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो। अब मैग्नीट्यूड जीरो मतलब पॉइंट टाइप हो जाएगा, अब पॉइंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन क्या हो, नॉट डिफाइन। इसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं, मतलब डायरेक्शन बहुत सारी हो सकती है, इधर उधर कुछ भी हो सकती है। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना होता है, जीरो होता है। डायरेक्शन ये हम पढ़ते हैं क्यों, इसका तो इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। डायरेक्शन नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन मतलब इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। जैसे पॉइंट है तो पॉइंट की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। ऐसा क्यों पढ़ते हैं? जैसे मान लो दो वेक्टर सेम है, उनका डिफरेंस जीरो आ रहा है, तो जीरो, अब दो वेक्टर का डिफरेंस वेक्टर ही आना चाहिए। अब जीरो को लिखेंगे कैसे? तो जीरो को भी वेक्टर के फॉर्मेट में जीरो वेक्टर के टर्म्स में लिखेंगे, बस इतना ही काम आता है, ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इतना सा ध्यान रखना आपको, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती इसकी। ठीक है, चलो इसके बाद यूनिट वेक्टर, ये बहुत काम आता है। यूनिट वेक्टर क्यों काम आता है इसके बारे में बस एक ही चीज ध्यान रखनी, कभी भी किसी भी वेक्टर का अगर को डायरेक्शन डिनोट करनी है, कभी भी किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन डिनोट करनी है, बताना भाई ये वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो आप हमेशा क्या करोगे, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लोगे, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर मतलब बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है। ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो बेसिकली वो जो वेक्टर है वो सिर्फ डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। मैग्नीट्यूड कितना, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 है ना। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। और जो वो बचा हुआ वेक्टर होगा, जो भी एरो, जैसे मान लो ये एरो बता दिया आपने, इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है और ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है। तो जनरली क्या होता है ना, आगे क्वेश्चन में करूंगा आपको,
मेरे को बोला गया फाइंड अ वेक्टर अलोंग दिस ऑफ मैग्नीट्यूड 5, तो मैग्नीट्यूड मान लो पता है, अब वेक्टर का डायरेक्शन पता करना है, तो जिसके अलोंग भी वेक्टर आपको निकालना है उसके अलोंग आप यूनिट वेक्टर निकालो। आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फाइंड अ वेक्टर अलोंग द वेक्टर बी whose magnitude is 7 and the direction is along vector c। तो डायरेक्शन अगर सी वेक्टर के अलाउंग है तो सी का आप क्या निकालोगे, उसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो सी का आप यूनिट वेक्टर निकालोगे तो आपको सी का मतलब सी के अलाउंग डायरेक्शन मिल जाएगी। तो कभी भी किसी वेक्टर की अगर डायरेक्शन पूछिए तो आप क्या निकालोगे, यूनिट वेक्टर। कभी भी किसी वेक्टर की अगर डायरेक्शन पूछिए तो आप क्या निकालोगे, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को डिनोट करने का भी बहुत अच्छा तरीका, मान लो कोई वेक्टर ए है इस तरह से, तो यूनिट वेक्टर को डिनोट करने का तरीका ए कैप होता है। और यूनिट वेक्टर को लिखने का भी तरीका क्या होता है, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दोगे तो आपको जो वेक्टर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर, है ना। 5 आई कैप है तो 5 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो बचेगा आई कैप, तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, है ना। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है। Yes. और यूनिट वेक्टर डिनोट करने के काम आता है, और ये ए कैप की तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से। बोलो, नहीं ना। देखो ये फंडामेंटल है लेकिन सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अब बोला इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर को इक्वल कब बोला जाएगा। अब देखो वेक्टर हमेशा दो चीजों से बनते हैं। कोई भी वेक्टर की अगर बात आती है तो वेक्टर दो चीजों से बनता है, एक तो मैग्नीट्यूड से बनता है और एक डायरेक्शन, दोनों ही कंपलसरी है। तो दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब उनके आपस में मैग्नीट्यूड और आपस में डायरेक्शन दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी उनको अपन इक्वल बोलेंगे। क्लियर है। If the magnitude in the direction Yes, of sir. two vector are same, then the vector are known as equal vector. जैसे मान लो एक वेक्टर ये रहा और ये मान लो 5 यूनिट का है, एक और वेक्टर मान लो मैंने इधर बना दिया 5 यूनिट का, तो क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर होंगे क्या। नो सर। नहीं, नो सर। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन No, sir. अपोजिट है। तो इसका अगर इक्वल बनाना तो डायरेक्शन भी दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम, और मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम होगा तो ही इक्वल वेक्टर बोला जाएगा। क्लियर है। यस सर। Yes, sir. एक कभी कभी वर्ड आ जाएगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर, कभी कभी क्वेश्चन में वर्ड आता है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड तो सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। जैसे मान लो कोई वेक्टर ए वेक्टर मान लो 5 आई कैप, आई कैप तो समझते होंगे ना बेसिक। यस सर। यस सर। Yes, sir. एक्स X-axis. एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, मतलब आई कैप क्या डिनोट करता है, एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन डिनोट करता है। तो एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई कैप बोलते हैं। तो अगर एक वेक्टर आई कैप, इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, माइनस आई कैप, माइनस 5 आई, Minus I. माइनस 5 आई कैप। मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, डायरेक्शन बस अपोजिट हो जाएगी। Opposite. Okay, sir. सर वर्ड क्या बताया इसके लिए आपने, नेगेटिव। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर मतलब नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, कभी बोलते हैं इस वेक्टर का नेगेटिव ऑफ वेक्टर, मतलब उसके आगे बस नेगेटिव, अगर नेगेटिव का साइन लग जाएगा तो मैग्नीट्यूड में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है। Yes, sir. ठीक है। ये हो गया नेगेटिव वेक्टर। कभी कभी यूज होता है, बस टर्मिनोलॉजी थोड़ा बहुत दिमाग में रखना हो, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ये बता भी देता हूँ चलो मैं आपको एक बार स्टार्टिंग में। अगला है मान लो पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर मतलब नाम से क्लियर है, दो वेक्टर अगर पैरेलल हुए, पैरेलल मतलब उनका डायरेक्शन कैसा होगा, सेम होगा सर। Same. क्या अपोजिट भी होता है कि नहीं। जैसे एक दो हो वेक्टर सकता है। ऑपोजिट। और दो वेक्टर मैंने ये बना है, एक व्हाइट कलर का बना है कि ऑरेंज कलर का, क्या ये दोनों पैरेलल वेक्टर है या नहीं है। सर है Sir, सर। sir, है. दोनों ही पैरेलल वेक्टर है ना। Yes, क्लियर sir. है। तो डायरेक्शन या तो सेम हो सकती है या अपोजिट हो सकती है। क्लियर है, लेकिन पैरेलल Yes, sir. पैरेलल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, पैरेलल वेक्टर को एक नाम से और जाना जाता है, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर वन एंड द सेम थिंग होती है। ठीक है, क्लियर है, बोलो। यस सर। Yes, sir. यहाँ Yes, पे sir. कोलिनियर काम की चीज जो है, जो आपको क्वेश्चन में काम आएगी, वो आपको ध्यान रखना है। ये नोट आप लिख लो कॉपी में। इफ, वेरी इंपॉर्टेंट, if vector A and vector B are parallel, और कोलिनियर, तो उनमें आपस में क्या रिलेशन होगा, कैसे क्वेश्चन में
यूज करोगे? अगर बोला ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, एक वेक्टर दूसरे का पैरेलल है, तो एक वेक्टर को दूसरे के टर्म्स में कैसे लिखोगे? ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, जहां पे लैम्डा क्या है? लैम्डा इज ए स्केलर, Constant. है ना? तो ये मतलब लैम्बडा उसकी Yes, लेंथ sir. डिनोट करेगा। क्या कह रहा है? सर मतलब लैम्बडा उसकी लेंथ डिनोट करेगा, लेंथ क्यों डिनोट करेगा? मतलब वो कितना बड़ा है उससे, ए से। नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं, लैम्डा सिर्फ एक कांस्टेंट है, लेंथ वेंथ डिनोट नहीं करेगा। ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। क्लियर है? अभी समझाता हूँ इसको। यस सर। यहाँ तक सर समझ में आया? पैरेलल कोलिनियर सेम होंगे? हाँ, पहले पैरेलल बोलो या कोलिनियर बोलो, बात सेम ही। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर एक वेक्टर दूसरे का, एक वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर और ए वेक्टर इज कोलिनियर टू बी वेक्टर, आप ये रिलेशन यूज करोगे, एक वेक्टर को दूसरे के लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हैं, वे लैम्डा इज सम स्केलर। क्लियर हो गई बात? बोलो। Okay, sir. ठीक है, अब इसे आगे मैं पढ़ाऊंगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अभी बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, फिर डाउट से एक साथ पूछना। एक वर्ड कभी कभी यूज होता है लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, ये पैरेलल का ही पार्ट है, पैरेलल वेक्टर का ही क्या है? पार्ट है, सब पार्ट। लाइक मतलब क्या होगा? दोनों की डायरेक्शन सिमिलर। सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम। और अनलाइक मतलब पैरेलल का ही पार्ट है, पैरेलल तो होंगे इसे। लाइक मतलब डायरेक्शन सेम और अनलाइक मतलब डायरेक्शन अपोजिट, लेकिन पैरेलल तो होना ही है क्योंकि पैरेलल के ही सब पार्ट है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. है ना? आसान है। लाइक मतलब दोनों के डायरेक्शन सेम, तो लाइक वेक्टर, डायरेक्शन अपोजिट तो अनलाइक वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर वापस से लिख दिया यहाँ पे। और वेक्टर कैन बी कोलिनियर और पैरेलल, एक वेक्टर को लिख सकते दूसरे का लैम्डा टाइम्स। क्लियर है? बोलो, यहां तक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एक वर्ड यूज होगा, आगे इन पे बहुत डिटेल हम जाएंगे, ठीक है, आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक वर्ड यूज होगा कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर मतलब क्या होगा? एक ही प्लेन पे। हाँ, सेम सेम प्लेन। प्लेन मतलब जैसे आपका कॉपी का पेज हो गया, बोर्ड हो गया, तो अगर कोई वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करे, एक ही पेज पे लाई करे, 2 वेक्टर 3 वेक्टर सब वेक्टर, तो उन सारे वेक्टर को क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। अब वेक्टर की कोप्लेनरिटी कैसे चेक करते हैं वो तो आगे हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चन भी आता है। आपको बोलेंगे कि मान लो ये 3 वेक्टर है, क्या ये कोप्लेनर है कि नहीं है, ये चेक करके बताओ। ये 2 वेक्टर है, ये कोलिनियर है कि नहीं है, ये चेक करके बताओ। इस तरह के क्वेश्चन जेई में आते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। यहाँ तक समझना है, लेकिन बेसिक्स अभी सिर्फ डेफिनेशन समझना है। डेफिनेशन का मतलब क्या है? कोलिनियर मतलब पैरेलल और कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में लाई करे। तो कोप्लेनर मतलब ऐसा जरूरी नहीं पैरेलल हो, ठीक है, वो एक प्लेन में लाई करना चाहिए, जैसे एक बोर्ड पे यार एक पेज पे लाई करना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. इसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर। सर एक बार कोप्लेनर वाला दोबारा बता दो। कोप्लेनर मतलब जैसे मान लो ये कॉपी का पेज है, ठीक है, इस पेज पे आप जितने भी वेक्टर बना दो। प्लेन मतलब समझता है ना? प्लेन मतलब ये प्लेन होता है, ये क्या होता है? प्लेन। प्लेन मतलब 2D सर? हाँ, 2D प्लेन। प्लेन मतलब आपके घर की दीवार हो गई, आपकी कॉपी का पेज हो गया, ये स्क्रीन हो गई, ये क्या 2D प्लेन है, आया ना? इस प्लेन में जितने भी Okay, वेक्टर लाई करेंगे, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये कोप्लेनर वेक्टर हो गए। अगर मान लो ऐसा कुछ होता, मान लो ये पेज है, इस पेज पे एक वेक्टर मान लो यहाँ पे है और एक वेक्टर मान लो इस पेज के कहीं और एंगल पे है, जैसे मान लो ऐसा कुछ बाहर निकल रहा है, तो क्या ये कोप्लेनर होंगे? नो सर। नो सर। नॉन कोप्लेनर। और ये सारे क्या है? कोप्लेनर। आगे समझ में? कोलिनियर वाला आप एक बार बता दो। कोलिनियर, कोलिनियर मतलब बेसिकली मान लो कोई लाइन बना दी मैंने, ये लाइन है, अब इस लाइन के अलोंग जितने भी वेक्टर होंगे, इस लाइन के अलोंग उन सारे वेक्टर को कोलिनियर बोलेंगे। जैसे एक वेक्टर ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ऐसा बना दिया, तो इस लाइन के अलोंग जितने भी वेक्टर है ये सबके सब क्या है? कोलिनियर वेक्टर। आगे बात सुनो। अब देखो इसको हम समझाता हूँ बहुत अच्छे Okay, तरीके से समझो। एक मिनट। सर ये नॉन कोप्लेनर 3D प्लेन में नहीं लाई कर रहा? वो प्लेन तो 2D होता है ना, वेक्टर बाहर जा रहा है। अरे Okay, कंफ्यूज क्यों हो sir. रहे हो? मैंने सिंपल क्या बोला, अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अभी सिर्फ डेफिनेशन ध्यान रखनी है।
कोप्लेनर मतलब एक पेज के ऊपर जितने वेक्टर लाई करेंगे वो कोप्लेनर, उस पेज के बाहर कोई चला गया तो वो नॉन कोप्लेनर। आगे बात समझ में? यस सर। यस ठीक है, सर। बस अभी इतना ही सोचो। अभी सारी चीजें पढ़ूंगा, डोंट वरी। अभी स्टार्ट हुआ है, अभी से मैंने क्या बोला आपको, डेफिनेशन बताई है। इनके बारे में डिटेल बहुत, एक एक दो लेक्चर इसमें डिटेल में जाएंगे। अब सुनना ध्यान से। मान लो कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, ये रहा, ठीक है। इसकी लेंथ मान लो 2 यूनिट। अगर मान लो इसमें मैं 3 मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस वेक्टर में 3 मल्टीप्लाई, 3 एक स्केलर है, मल्टीप्लाई कर दे, तो बताओ इसका डायग्राम कैसे बनेगा? सर 3 टाइम्स बड़ा कर देंगे। सर 6 यूनिट। और डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम सर रहेगी सेम सर। डायरेक्शन। मतलब आपने क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 3 गुना कर दिया, डायरेक्शन तो सेम रहेगी कि चेंज हो यस जाएगी? सर। सर सेम। अच्छा, सेम रहेगी सर। वेरी गुड। अगर मान लो इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर देता, इसी वेक्टर में -2, डायरेक्शन बदल जाती है उल्टी। सर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और 4 यूनिट। मैग्नीट्यूड 4 गुना हो जाएगा और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। मान लो ये आपका बी वेक्टर है और ये मान लो आपका नया वेक्टर सी। वेक्टर तो चेंज हो गया और ये ओरिजिनल वेक्टर ए वेक्टर था। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, क्या आप बोल सकते हो ये सारे के सारे पैरेलल है? यस सर। यस यस सर। सर। Yes, sir. ऑल 3 वेक्टर आर पैरेलल एंड कोलिनियर, और कोलिनियर। समझ आ रहा है? अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से, बी वेक्टर को कैसे लिखा गया? बी वेक्टर इक्वल टू 3 टाइम्स ए वेक्टर। सी वेक्टर को क्या लिखा गया? -2 टाइम्स ए वेक्टर। तो कहीं ना कहीं स्केलर के मल्टीप्लीकेशन ही है। यस सर। यस सर। और पैरेलल भी इसलिए क्या बोला गया कि अगर, देयरफॉर ये बोला, इसलिए बोला गया कि अगर ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर और बी वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। मतलब एक वेक्टर अगर दूसरे से पैरेलल है तो एक वेक्टर को दूसरे का स्केलर मल्टीपल लिखा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने किया कि ये होता है स्केलर मल्टीपल, स्केलर। सर मैं ये कह रहा था कि एक वेक्टर को Multiplication. हम लैम्डा के रूप में उससे मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं ना? आप कंफ्यूज मत हो, लैम्डा सिर्फ मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड खुद अलग रहता है। लैम्डा मतलब एक स्केलर है, समझ आ रहा है? यस सर। आप ये मत सोचो कि अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका मैग्नीट्यूड लैम्डा हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। लैम्डा क्या करेगा, बस इसको उतना गुना बढ़ा देगा या घटा देगा। ठीक है, उसके Yes. लेकिन वेक्टर का खुद का मैग्नीट्यूड अलग ही रहेगा। जैसे यहाँ पे वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड 2 है। अब ये हो सकता है 2 हो, 2.5 हो, 3.6 हो, कुछ भी हो उसके सकता है। मल्टीपल आ जाएंगे। हाँ, लेकिन उसको 3 से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? यस सर। तो ये हमने क्या बताया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब किसी भी वेक्टर को अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसका बस मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। क्लियर है? डायरेक्शन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसका Yes, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। ओके। और इसके अलावा मैंने अभी इसी का क्या बताया कि अगर एक वेक्टर दूसरे का कोलिनियर या पैरेलल है तो एक वेक्टर को दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हो। मतलब ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर इफ टू वेक्टर आर कोलिनियर और कोप्लेनर, sorry collinear if the two vector are collinear or parallel, a vector can be written as lambda times b vector। ये आपको ध्यान रखना। अब दो वेक्टर का एडिशन का मतलब क्या है? तो दो वेक्टर के एडिशन के लिए पढ़ाया जाता है ट्राइंगल लॉ, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। जैसे अगर सिंपल भाषा में समझना तो इसका डेरिवेशन आप बुक में देख लेना। ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है। ए वेक्टर है मान लो बी वेक्टर, और कोई एक वेक्टर है मान लो सी, जो इन दोनों का एडिशन से बन के आ रहा है, ए प्लस बी। ठीक है, अब ये सी वेक्टर कैसा होगा कि इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, जो वो पता करा गया तो बेसिकली ऐसा आ रहा था। इसका डायरेक्शन ये आ रहा था और मैग्नीट्यूड ये आ रहा था। मतलब कहीं ना कहीं ये क्या बना रहा है, ट्राइंगल बना रहा है। ठीक है, इसको क्या बोला गया, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब अच्छा ये बेसिकली इसके पहले पैरेललोग्राम लॉ आया था। ठीक है, इसके पहले क्या आया था, पैरेललोग्राम। इसका माइक ऑन ऑफ करो।
साक्षी आपका माइक ऑन है। कद्दे कपड़ा ले मैं एक कपड़ा गया सुबह से कपड़ते ठीक है, बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ पहले आया था, उसके बाद आया था आपका ट्राइंगल लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या था कि मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। अब आप एक पैरेललोग्राम मान लो ड्रॉ कर लो इन दोनों की मदद से। आपने क्या कर लिया, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। तो इस पैरेललोग्राम को जो डायगोनल होगा, इस पैरेललोग्राम को जो डायगोनल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों का वेक्टर एडिशन, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं और इसका वेक्टर एडिशन होता है। अगर ये ए है ये बी है तो ए और बी से जो बनने वाला पैरेललोग्राम है उसका जो डायगोनल होगा ये वाला डायगोनल, ये इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ये ट्राइंगल लॉ भी इसी से आया। कैसे आया, अगर ये वेक्टर बी है तो इसी के पैरेलल इसको भी बी बोल सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अगर ये वेक्टर बी है सॉरी तो ये भी कितना होगा, बी वेक्टर होगा, है ना। तो ये ए ये बी तो ये कितना हो गया, ए प्लस बी। तो ये तो ट्राइंगल लॉ था, है ना। तो Yes, सारा sir. तो ट्राइंगल लॉ Yes, इसी sir. का सब पार्ट। तो पहले पैरेललोग्राम लॉ क्या बताया गया था कि भाई अगर आपने एक वेक्टर ये बना लिया, दूसरा वेक्टर ये है, तो दो वेक्टर अगर मान लो पैरेललोग्राम की साइड्स हैं तो उनसे जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका जो डायगोनल होगा वो डायगोनल डिनोट करेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, ये फंडामेंटल है और कुछ भी नहीं। बाकी आपको कैलकुलेशन में तो सिंपल फंडामेंटल ऐड करना है, वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। सेम डायरेक्शन में हुआ तो क्या वेक्टर ए और Same वेक्टर बी direction. सेम डायरेक्शन में हुआ तो ठीक है, सेम डायरेक्शन में भी एडिशन हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी, एडिशन हो जाएगा। जैसे मान लो वेक्टर ए ये रहा, इसको एग्जांपल के तौर पे ले लो, मान लो 5 i कैप। वेक्टर बी भी मान लो इसी डायरेक्शन में, मान लो 2 i कैप। ठीक है, समझ में आ रहा है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, 7 i cap। 7 ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करा, अब यहाँ पे तो पैरेललोग्राम बन ही सकता है क्योंकि दोनों के दोनों साइड्स क्या हो गई, ओवरलैप हो गई। तो वो एक को अब तो डायरेक्ट ही ऐड हो जाएंगे, तो है ना। सॉरी 7 i कैप। यस सर। ओके सर। ओके, तो वही मैं समझा रहा था। जैसे मान लो आपके पास ऐसा है 5 i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप। एक वेक्टर मान लो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में इस तरह से दिया है। दूसरा वेक्टर आपको दीजिए मान लो i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब मैं पूछूंगा तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या होगा, तो कैसे ऐड करोगे, सेम डायरेक्शन के लोग सेम ऐड हो जाएंगे। i का i के साथ एडिशन, j का j के साथ, k का k के साथ, है ना। बोलो यस Yes, sir. और इसी तरह से सब्सट्रैक्ट भी हो जाएंगे। अगर सब्सट्रैक्ट करना है तो i का i के साथ सब्सट्रैक्ट, j का j के साथ सब्सट्रैक्ट, k का k के साथ सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. तो ट्राइंगल लॉ क्या था कि अगर एक वेक्टर ऐसा है दूसरा वेक्टर ऐसा है तो उसको देखो वेक्टर, आपने सुना भी होगा फिजिक्स में, वेक्टर को हम पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं पूरे प्लेन में। जैसे मान लो, इसका मतलब क्या, जैसे मान लो आपका प्लेन है 2 डायमेंशन प्लेन, एक वेक्टर मान लो 2 डायमेंशन बोलो या 3 डायमेंशन बोलो, एक ही बात। इस वेक्टर को मैंने उठा के यहां रख दिया, बिना डायरेक्शन को चेंज किए इस वेक्टर को यहां रख दिया, डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। ऐसा कैसा यहां रख दे, तो क्या ये दोनों वेक्टर सेम है, इक्वल है कि नहीं है। Yes, Yes. sir. यस Yes, सर, सेम और दोनों के इक्वल। दोनों वेक्टर सेम है क्योंकि दोनों का Yes, sir, equal है। डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों का क्या है, सेम वेक्टर है। सेम बोला यार, इक्वल वेक्टर बोलो, है ना। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, सर ये कैसे पता चला कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है? ये मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने दोनों का सेम मैग्नीट्यूड बनाया। क्लियर है, मैंने दिया मैग्नीट्यूड सेम है ना, क्योंकि मैंने बोला कि ये भी 5 यूनिट का, ये भी 5 यूनिट का। मैंने सिर्फ इसको उठा के यहाँ रखा है, समझा ना। इसको ये यहाँ पे बैठा हुआ था, इसको यहाँ रख दे, तो यहाँ से यहाँ लाने में इसका मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज हो जाएगा। क्लियर है। तो इस वेक्टर को मैंने यहाँ पे पढ़ा हुआ था, Yes, यहाँ पे रख दिया, मैग्नीट्यूड मैंने सेम रखा, डायरेक्शन भी सेम रखा, तो वेक्टर तो इक्वल ही है ना। बोलो Yes. यस तो इसका मतलब वेक्टर को आप पैरेलली कहीं पे भी रख सकते हो। वेक्टर को आप पैरेलली कहीं पे Yes, भी sir. रख सकते हो, पैरेलली डिस्प्लेस, वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस पैरेलली, मतलब एक यहाँ है तो यहाँ पे रख सकते हो, पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हो। क्लियर है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं।
तो फिर मान लो क्वेश्चन आया कि भाई एक वेक्टर ऐसा था, एक वेक्टर यहाँ पे ए वेक्टर था, बी वेक्टर इधर कहीं बैठा हुआ था, पूछा गया भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होगा, ये किस डायरेक्शन में होगा। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा ये पता करना है, वो पता करना है। तो हमने क्या करा, ठीक है इनको लेके आ जाए। तो ये ए वेक्टर तो यहाँ पे था, तो ए को यहीं रहने दिया, मान लो बी को डिस्प्लेस कर दो, बी को व्हाइट कलर से बना रहा हूँ, तो इस बी वेक्टर को पैरेलली यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, पैरेलली यहाँ पे रखा, बी के ए के यहाँ पे एरो के, यहाँ पे ए के एरो के यहाँ पे बी पैरेलली, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। समझ में आया? बी को बस पैरेलली डिस्प्ले, वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कर, वेक्टर्स कैन बी डिस्प्लेस पैरेलली। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर वो तो जब आपने सीधा पैरेलल हाँ, ऐसा ऐसा कैसे सीधा सीधा पैरेलल, पैरेलल पैरेलल, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज होगा सब खत्म हो जाएगा। क्लियर है? डायरेक्शन तो सेम होना चाहिए ना, दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो। क्लियर है? यस अब सर। ये ए हो गया, ये बी हो गया, क्या ए प्लस बी पता कर सकते हो? ये हो जाएगा ए प्लस बी। यस सर। तो ए प्लस बी का मेरे पास डायरेक्शन आ गया, तो ए प्लस बी इस डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। ए इधर है, बी इधर है, तो ए प्लस बी इधर होगा। तो आपके वेक्टर ट्राइंगल लो क्या बोलते हैं, मान लो दो वेक्टर है, शिफ्ट करे तो क्या हुआ बोलो, बी को शिफ्ट करो, तो बी को भी शिफ्ट करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, ए को शिफ्ट करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। सर क्या अगर हम एक हाँ, पैरेलल शिफ्ट करे तो भी डायरेक्शन सेम ही आएगा, डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ध्यान से, मान लो बी को वहीं रहने दिया, बी आपका वहीं है, ए को शिफ्ट कर दिया आपने, ये ए को यहाँ पे रख दिया, ए को उठा के पैरेलल यहाँ रख दिया। अब देखो इनका रिजल्टेंट वापस वही आएगा। क्लियर है? डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? नो सर। नहीं ना, नो सर। तो किसको भी पैरेलल रखो, बस ट्राइंगल कंप्लीट होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, ट्राइंगल ए Okay, वेक्टर sir. ऐसा है, बी Yes, वेक्टर sir. ऐसा है, तो बी को ए की No, टेल पे sir. रख दो, सॉरी बी की टेल को ए के हेड पे रख दोगे, और फिर इन दोनों ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो आपको ए प्लस बी मिल जाएगा। क्लियर है? कर लोगे ना ट्राइंगल लो? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो इसी में एक चीज और क्या करेगी, अगर बी का मैं नेगेटिव टाइम ले लूं, मतलब इसका माइनस बी क्या होगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड हो रहा है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, तो ये माइनस बी वेक्टर होगा, आया ना? यस सर। बोलो यस सर। अब सुनना अच्छे से, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका माइनस बी हो गया। अब इन दोनों का मैं वेक्टर एडिशन कर रहा हूं, तो इनका ट्राइंगल लॉ कैसे बनेगा, जैसे मान लो मैं इनकी नेमिंग भी कर देता हूं, ये मान लो पॉइंट है डी, तो ए से डी की तरफ के डी से ए की तरफ ट्राइंगल लॉ, सर ए से डी की तरफ। ए से डी की तरफ। ए से डी की तरफ। तो ट्राइंगल कैसे कंप्लीट होगा, ए से डी की तरफ। तो ये ब्लू और रेड का रिजल्टेंट वेक्टर है, यस है सर। ना? तो अगर Yes, ये ए तो ए प्लस माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यही बताया गया, ए वेक्टर ये, बी वेक्टर वो है, तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा आपका ए प्लस बी, और ये वाला वेक्टर हो जाएगा आपका ए माइनस बी। अच्छा, ये भी पैरेललोग्राम लॉ की मदद से आया, पैरेललोग्राम लॉ की मदद से कैसे है, देखो ध्यान से, ये मान लो ए वेक्टर है, कोई एक और बी वेक्टर बना दे टेल से। देखो पैरेललोग्राम लॉ में हमेशा दोनों टेल मैच करती है, और वेक्टर ट्राइंगल लॉ में क्या करते हो, टेल और हेड को साथ में रखते हैं, और पैरेललोग्राम लॉ में दोनों टेल साथ में रहती है। तो ये ए वेक्टर है, मान लो बी वेक्टर है, तो अब इसका रिजल्टेंट निकालना तो क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा इन दोनों का, है ना? यस सर। यस सर। इन दोनों की मदद से Yes, पैरेललोग्राम sir. कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। अब बस एंड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर दोगे, इस एंड पॉइंट से उस एंड पॉइंट को ज्वाइन करोगे, तो ये वाला डायगोनल आपका रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और जो दूसरा वाला डायगोनल है वो रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस बी। अब ए माइनस बी कैसे होगा वो समझ लेते हैं, ऊपर से नीचे के, नीचे से ऊपर, वो निकाल के देख लेते हैं। तो ए माइनस बी निकालना है मुझे, तो ध्यान से देखना, ये ए वेक्टर है ना? इसमें माइनस बी Yes, ऐड sir. करना है, तो बी अगर ऐसा है तो इसका माइनस बी अपोजिट होगा, यस सर। यस ये माइनस बी होगा, है ना? आ रही बात समझ में? Yes, sir. सर।
अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना, तो रिजल्टेंट निकाला तो या तो ऐसे निकाल लो, रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा इन दोनों का, ये वाला आएगा, है ना, बोलो। Yes, sir. ये क्या जाएगा a माइनस बी, तो रिजल्टेंट a माइनस बी, और ये जो बचा हुआ डायगोनल होगा वही आपका रिजल्टेंट होगा। तो आपका ये जो सेकंड डायगोनल होगा ऊपर से नीचे की तरफ, ये आपका क्या हो जाएगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ठीक है, तो समराइज करके वापस समझा रहा हूँ, वापस देख लो। सर ये मान लो बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल होंगे? नहीं, इक्वल नहीं होंगे। पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं क्या, ऐसा जरूरी है क्या? नो सर। नहीं ना। और सर दो वो ट्रायंगल वाला दो का पीछे केस उसमें कहीं पे भी दो वेक्टर का एडिशन, दो का सब्सट्रैक्शन जरूरी थोड़ी इक्वल हो, तो डिपेंड करेगा ना वेक्टर कैसे है। मान लो ए वेक्टर मैंने लिया 5i कैप, बी वेक्टर ले लिया मान लो 8j कैप, 8i कैप, क्या इन दोनों का एडिशन सब्सट्रैक्शन इक्वल होगा? नो सर। नो सर। कोई भी छोटा एग्जांपल लेके समझ लो। मान लो ये देखो मैंने क्या समझाया आपको, देखो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी यहाँ पे। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, है ना। यस सर। वो आगे सोचेंगे इसके बारे में। पैरेललोग्राम की और क्या प्रॉपर्टी थी, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन जो इक्वल हमेशा हो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है कि एक पैरेललोग्राम, मान लो कोई पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिए मैंने, ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, मतलब ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। अब इस पैरेललोग्राम का जो एक डायगोनल है वो इन दोनों का वेक्टर एडिशन डिनोट करेगा, तो ये रेड वाला क्या डिनोट करेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और जो दूसरा डायगोनल है वो इन दोनों का डिफरेंस डिनोट करेगा, ये वाला डायगोनल क्या डिनोट करेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। याद रख लोगे क्या? Yes, sir. यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहां तक अपन ने क्या कर लिया, वेक्टर एडिशन देख लिया कि क्या होता है वेक्टर एडिशन और क्या नहीं होता है। ठीक है, अब इन्हीं सबसे मिल गया पॉलीगॉन लॉ। एक्चुअली पॉलीगॉन लॉ उससे पहले आया। अब जैसे मैंने बताया ट्राइंगल लॉ के पहले पैरेललोग्राम लॉ से ही आपका ट्राइंगल बना था। ट्राइंगल पॉलीगन भी जो है पैरेललोग्राम। अब पॉलीगन लॉ क्या है, या तो मान लो वेक्टर्स के एडिशन, वेक्टर इस तरह से ऐड किए गए या फिर वेक्टर इस तरह से स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम आ जाए, जहां से स्टार्ट किया वहीं से एंड हो जाए। मतलब देखो वेक्टर क्या करते हैं, पूरा रिजल्टेंट सेम आ जाए। जैसे मान लो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर और ये मान लो डी वेक्टर। तो क्या हुआ, जहां से स्टार्ट किया तो वहीं पे एंड हो गए। यस सर। तो जहां से स्टार्ट किया तो वहीं पे एंड होगा, तो इन सबका रिजल्टेंट क्या आएगा, नल वेक्टर। क्योंकि ये जहां से स्टार्ट, ओवरऑल रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, नल वेक्टर। इसको बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ। तो अगर मतलब पूरा एक लूप फॉर्म कर दे, पूरा एक लूप फॉर्म करते हैं, मतलब जहां से स्टार्ट किया वहीं से एंड कर दे, मतलब मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। तो इन सबका वेक्टर एडिशन हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। इस लॉ को क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन मतलब कोई भी अगर मान लो एक लूप बन जाए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सबका एडिशन कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखो ध्यान से, इसी से ट्राइंगल लॉ भी डिराइव हो जाएगा। जैसे मान लो ए वेक्टर ये बनाया, बी वेक्टर ये बनाया और सी वेक्टर ये बना दिया। देखो ये क्लोज लूप बना रहे हैं, बोलो यस सर। क्लोज लूप बना रहे हैं, यस सर। है ना। तो इन तीनों का वेक्टर एडिशन क्या होगा, नल वेक्टर। 0 वेक्टर हो जाएगा, है ना, बोलो। Yes, sir. तो यहां से देखो ध्यान से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यस सर। किसके बराबर आ रहा है, माइनस सी वेक्टर के बराबर आ रहा है ना, बोलो। यस सर। यस सर। तो अगर देखो, अगर ये आपका सी वेक्टर है तो माइनस सी कैसा होगा, इसी का अपोजिट। सर इसके अपोजिट डायरेक्शन। Yes. और ये माइनस सी है क्या, बेसिकली ए प्लस बी। रिजल्टेंट। Yes, sir. और यही तो पढ़ा था अपन ने, है ना। यस बोलो। सर। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर क्लोज लूप बन रहा है, हाँ बोलो दोबारा से बता। हाँ वापस समझा रहा हूँ। अगर क्लोज लूप बन रहा है, कभी भी मान लो 4-5 वेक्टर एक साथ आए, क्लोज लूप बना दिया, मतलब ऐसा क्लोज लूप, क्लोज सर्किट बोलो, ऐसा क्लोज सर्किट बोला, क्लोज लूप मतलब जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड कर दिया। बस इतना सा ध्यान रखना आपको। पैरेललोग्राम लॉ मतलब बहुत इजी है कि जहां से स्टार्ट किया वेक्टर, मान लो मेरी स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये था, और एंड पॉइंट भी यही आ गया। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम आ जाता तो उन सबका वेक्टर एडिशन कितना आएगा, 0 वेक्टर आएगा। क्लियर है, क्योंकि आपका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। बेसिकली जहां से स्टार्ट किया वहीं से एंड कर दिया। मान लो अब यहां से स्टार्ट करते, यहाँ पे एंड करते घूम फिर के, तो आपका रिजल्टेंट क्या था, ये आता है ना, रिजल्टेंट क्या था ये। लेकिन जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड कर दोगे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। ठीक है, तो Yes, यही sir. समझाया गया कि पॉलीगॉन लॉ मतलब
कि अगर मान लो एक वेक्टर क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है जहां से स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम आ जाए, तो उन सबका वेक्टर एडिशन क्या आएगा? 0 वेक्टर आएगा। वेक्टर एडिशन क्या आएगा? 0 वेक्टर। क्लियर है? Yes, sir. अब इसी लॉ की मदद से मैंने ये ट्राइंगल लॉ भी डिराइव कर दिया। क्या कि मान लो अगर एक ट्राइंगल में क्लोज लूप बन रहा है, ए एरा बी एरा मान लो सी एरा, तो क्या यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम होगा? क्लोज लूप बन रहा है क्या? Yes, तो sir. इन तीनों का वेक्टर एडिशन क्या आएगा? 0 आएगा। Yes, तो sir. यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? माइनस सी के बराबर। Yes, sir. Yes, sir. अब आपका सी वेक्टर तो ये था, सी वेक्टर तो क्या था? ये था। माइनस सी वेक्टर कौन सा होगा? इसी का अपोजिट वाला, Opposite direction में. है ना? इसी के ऊपर लग दो। Yes, इसी का sir. क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन वाला होगा। और ये माइनस सी किसके बराबर है? ए प्लस बी के बराबर है। और यही तो ट्राइंगल लॉ में था। अगर ये ए है, ये बी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, है ना? चलो आप तो इतना ध्यान रखना। पैरेललोग्राम लॉ समझ में आया कि सॉरी पॉलीगन लॉ समझ में आया कि नहीं आया? यस बस सर। इतना ध्यान रखना। पॉलीगन लॉ में क्या याद रखना है? अगर क्लोज लूप बन रहा है तो सबका वेक्टर एडिशन 0 होगा। पैरेललोग्राम लॉ में इतना सा ध्यान रखना कि डायगोनल जो होगा वो a प्लस बी वेक्टर होगा, और बचा हुआ डायगोनल a माइनस बी वेक्टर। और डायगोनल कैसे? टेल से बनाना, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि हर कहीं ज्वाइन कर दो। दोनों वेक्टर की टेल से जो निकलने वाला वेक्टर होगा वो होगा। और उसका कैसे ज्वाइन करोगे? पैरेललोग्राम का एंड, दोनों एंड पॉइंट, डायगोनल के एंड पॉइंट। ट्रायंगल लॉ भी मैंने समझा दिया आपको कैसे ट्रायंगल लॉ बनाना है। यहाँ तो कोई डाउट Yes, है? sir. And head to tail. हाँ, true। कुछ सॉल्व एग्जांपल दिए, फंडामेंटल बहुत आसान है, ये घर पे ट्राई कर लेना। कर लोगे? Yes, sir, कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत फंडामेंटल फिजिक्स की एग्जांपल है। आपकी फिजिक्स की क्लास में ऑलरेडी इसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए कि वेक्टर एडिशन में आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो मैंने फंडामेंटल एग्जांपल दिए उनको जरूर ट्राई कर लेना। आ रही बात समझ में? Yes, sir. अच्छा, यहाँ तक ऐसा कुछ आपको लगा कि भाई ऊपर से चला गया तो किसी को तो बता दो, कोई बात नहीं समझ में आई है तो पूछ लो। तो समझ में आ सर रहा है? आ गई। आ गई? Sir, आ गया सब कुछ. बहुत बढ़िया। Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर वाइज करिए, ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है कि वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड वो रहता है, डायरेक्शन में चेंज होता है। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, इसको 3a बना दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम, है ना? सेम। अगर अच्छा पॉजिटिव से मल्टीप्लाई Yes. करूंगा तो ध्यान रखना, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो सर वो माइनस हो जाएगा। Direction change आई हो मीन जाएगी. नेगेटिव Opposite हो डायरेक्शन में जाएगी, चले अपोजिट हो जाएगा। जाएगी। क्या बोलोगे? डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। क्लियर है? ऑपोजिट हो जाएगी। बस ओके। डायरेक्शन या तो सेम रहेगी या तो अपोजिट होगी, बस दो ही चीज होगी। अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से Okay. मल्टीप्लाई करोगे उसकी डायरेक्शन या तो सेम रहेगी या अपोजिट होगी, लेकिन बेसिकली ये पैरेलल ही रहेगी। ऑपोजिट हो गई। क्लियर है? ओके, तो यहां तक आपको मैंने क्या बताया? वेक्टर का बेसिकली नोटेशन, कि अलग अलग वेक्टर जो होते हैं उनके क्या नाम होता है और दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग 2 डायमेंशन, तो ये भी बहुत आसान है, समझना ध्यान से। जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ 2 डायमेंशन, पहले 2 डायमेंशन बना देता हूँ। जैसे मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या बोलते हैं? आई कैप। Knee cap. वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर J cap. देखिए, ठीक है, सुनना अच्छे से। मान लो कोई एक बहुत बेसिक फंडामेंटल एग्जांपल से इस चीज को समझेंगे। वेक्टर ए है, मान लो 4i कैप। वेक्टर ए क्या है? 4i कैप। और एक और वेक्टर ले रहा हूं मैं, वेक्टर बी मान लो 3j कैप। ठीक है, तो इनको पहले ड्रॉ कर देते हैं। Yes, sir. कहाँ पे होंगे? तो 4i के मतलब डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नीट्यूड 4, तो मैग्नीट्यूड कितना है? 4 यूनिट। तो मान लो ये 4 यूनिट, डायरेक्शन एक्स के अलॉन्ग, तो ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर ए हो गया। क्लियर है? Yes, sir. वेक्टर बी मतलब वाई के अलॉन्ग मैग्नीट्यूड 3 यूनिट, तो ये वेक्टर बी हो गया। ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो अब मैं आपको पूछता अगर कि बताओ ए प्लस बी वेक्टर कहां पे होता, तो इनका पैरेललोग्राम बना के अगर मैं पूछता आपको फाइंड ए प्लस बी, क्या बोलते? ए प्लस बी। सर अभी आपने बताया कि इसका पैरेललोग्राम बना, तो पैरेललोग्राम तो ऐसे ही बनेगा। अच्छा, स्क्वायर रेक्टेंगल ये पैरेललोग्राम की तो पार्ट है ना? यस सर। Yes, sir. पैरेललोग्राम ऐसा बनेगा, इनका डायगोनल कैसा बनेगा? ऐसा। तो ये आपको क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। Yes, sir. अच्छा, ये आएगा क्या? बेसिकली दिखेगा कैसा? 4i के प्लस 3j कैप। Yes, sir.
Yes, sir. कैसे दिखेगा 4ik प्लस 3jk। तो बेसिकली ये यहाँ पे आया पॉइंट पी पे। अच्छा, इस पॉइंट पी का मैं अगर कोऑर्डिनेट पूछता आपको, इस 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट क्या होता है इसका, तो आप क्या बोलते? 4,3 4,3 है ना, ये तो बोलते हैं। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं? 4,3। ये मान लो कोई वेक्टर है सी, तो बेसिकली इसको चलो पी मान लो। तो पी का कोऑर्डिनेट अगर 4,3 है तो उसको लिखने का तरीका क्या हो गया? 4ik प्लस 3jk, है ना। पी का कोऑर्डिनेट अगर 4,3 तो उसको लिखने का तरीका क्या हो गया? वेक्टर ओपी क्या हो जाएगा? इसको आप चाहो तो ओपी बोल दो। वेक्टर ओपी क्या हो जाएगा? 4ik प्लस 3jk। इसी को क्या बोलते हैं? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। अगर उसका x कंपोनेंट क्या है 4, y कंपोनेंट कितना है 3, तो ओपी वेक्टर को कैसे लिखोगे? 4ik प्लस 3jk। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई पॉइंट है 2,5, कोई 2 डायमेंशन में पॉइंट है 2,5, मान लो पॉइंट है Q, ये ओरिजिन है आपका। तो ओरिजिन से अगर इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं तो ये OQ वेक्टर हो जाएगा, है ना। तो क्या OQ वेक्टर बता सकते हो कितना होगा? प्लस 5j 2ik plus 2ik प्लस 5jk। 5jk। अच्छा, इसी को आप पोजीशन वेक्टर भी बोलते हो। इसी को आगे पढ़ते हैं, आपको फिजिक्स में पढ़ा होगा। पोजीशन वेक्टर भी इसी को बोलते हैं, है ना। किसी पॉइंट की पोजीशन डिनोट करने वाला वेक्टर जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? Position vector. पोजीशन वेक्टर। पक्का समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes sir। ठीक है। Yes sir। ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर। अच्छा, अगर 3D में भी होता तो भी तो सेम होता। 3D में कुछ अलग थोड़ी होता, बस एक कोऑर्डिनेट और ऐड हो जाता। ये x एक्सिस, ये मान लो y एक्सिस, ये मान लो z एक्सिस। कोई पॉइंट है 3D में, इसका कोऑर्डिनेट मान लो 1,3,4। तो इसको अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर लूं तो ये ओपी वेक्टर हो जाएगा, है ना। और इस पोजीशन वेक्टर को इसको रिप्रेजेंट करेगा i कैप प्लस 3j प्लस 4k कैप। Z कैप K कैप। क्लियर हो गया? बोलो। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब कोई पूछता कि अच्छा आपने वेक्टर तो बता दिया, इसका मैग्नीट्यूड भी बता दो। मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ, है ना। ये व्हाइट कलर का जो वेक्टर, इसकी लेंथ कितनी होगी? तो पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करोगे। Yes sir. अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, Yes sir. है ना। तो यही आपका क्या हो गया? वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर कोई वेक्टर इस तरह से डिनोट करता है 4ik प्लस 3jk, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसको जनरलाइज तौर पे कैसे लिख देंगे? कोई वेक्टर है मान लो ओपी वेक्टर xik प्लस yj, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर। X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। यही पढ़ा था आपने फिजिक्स में भी, Yes, sir. है ना? Yes, sir. लॉजिकली क्लियर भी है। देखो, इसको समझाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से समझाएंगे, कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कैसे पोजीशन वेक्टर होता है। मेरे को एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लेके समझा दिया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Sir. Yes तो sir। इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ। कोई पॉइंट है मान लो P x, y, z, तो इसका पोजीशन वेक्टर आपका हो जाएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? बोलो। अंडर रूट ऑफ, अच्छा 3D में भी सेम रहेगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। Z square. 2D में हुआ, 2D में हुआ तो सेम रहेगा। ऐसे x और y मान लो 2D में, तो xi कैप प्लस yj कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब मान लो मैं पूछता, कोई वेक्टर आपको गिवन है, लेट ए बी वेक्टर इक्वल टू, या फिर ए बी भी छोड़ो, ओपी के नाम से जाओ, ए बी आगे पढ़ूंगा। 3i कैप माइनस 2j कैप। तो मैं पूछता इसके अलोंग, इसके अलोंग कोई यूनिट वेक्टर बताओ, इसकी डायरेक्शन बताओ। तो डायरेक्शन कैसे निकालते? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बताया था? ओपी वेक्टर अपॉन ओपी सर फुल वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। हाँ, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, है ना। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. 3i कैप माइनस 2j कैप डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 13,
तो हो जाएगा 3/√13 आई कैप माइनस 2/√13 जे कैप। ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया उसके अलोंग। क्लियर हो गया, मतलब इसकी डायरेक्शन के अलोंग एक वेक्टर आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? एनीवन? नो सर। तो सर ठीक है, नो सर। चलो ये क्वेश्चन शांति से पढ़ो, सॉल्व करके चैट बॉक्स में आंसर डालो। क्लास पूरी अटेंड करना, बीच में मत छोड़ के चले जाना। बहुत सारा चीज आज कवर हो जाएगा, अगली क्लास से धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ठीक है, आज फंडामेंटल है, धीरे धीरे जेई लेवल की तरफ जाएंगे, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। चलो देखो ध्यान से, कोई भी वेक्टर जो बनता है, मान लो वो वेक्टर है, मान लो बी वेक्टर, इसको अगर आपको लिखना है तो इसको मैग्नीट्यूड उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? यस सर। मैग्नीट्यूड तो कितना दिया है क्वेश्चन में, बोलो? 9। और डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी सर सेम आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। नहीं, गलत। ये वेक्टर है, ये इसकी डायरेक्शन थोड़ी डिनोट करता है। इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, अभी समझते हो, ये गलती करते थे। इसका यूनिट वेक्टर। फुल वेक्टर में अपॉन में मैग्नीट्यूड। अभी भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन लिखनी है तो यूनिट वेक्टर लिखोगे। यहाँ पे अगर ये पूरा वेक्टर लिखोगे तो इसका भी तो मैग्नीट्यूड उसमें ऐड हो जाएगा। डायरेक्शन क्या लिखनी, सिर्फ डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1, ताकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड 9 ही रहेगा, है ना? समझ में आ रहा है? ये बात अब दिमाग में छाप लेना। यस सर। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड इसका 1 रहेगा, तभी तो ये 1 9 से मल्टीप्लाई होकर 9 ही रहेगा ओवरऑल मैग्नीट्यूड। अगर मान लो ये डायरेक्ट ले लेंगे तो इसको ऑलरेडी कुछ मैग्नीट्यूड है, वो 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। तो बोला इस वेक्टर की डायरेक्शन में तो क्या आएगा, ए कैप। क्या आएगा, ए कैप। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताओ? यस सर। ठीक है, ये फंडामेंटल बहुत सी बार गलती हो जाती है सबसे, लेकिन ये अब आपको ध्यान रखना है कि कभी भी डायरेक्शन पूछिए तो डायरेक्शन हमेशा उस वेक्टर को मत ले लेना, भले उसके पैरेलल आपको क्या लेना है, हमेशा यूनिट वेक्टर लेना है। ये आ जाएगा ये। किसी को अगर डाउट हो तो प्लीज पूछो, एनीवन। किसी को छोटा सा भी डाउट हो तो अभी पूछ लो। बोलो, ये समझ में आया क्या? सर हो गया, समझ में आ गया। तो देखो, कोई भी वेक्टर मिलता है दो चीजों की मदद से, दो चीजों को सर मिश्रण इसमें एक से। डाउट था। एक मिनट रुको। कोई भी वेक्टर दो चीजों की मदद से मिलता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में बोला था एक वेक्टर और मैग्नीट्यूड 9, तो उसका मैग्नीट्यूड आपको 9 रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए की डायरेक्शन में। तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में लेना तो किसी वेक्टर की डायरेक्शन में लेना तो हमेशा क्या लोगे, यूनिट वेक्टर।
मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यूनिट वेक्टर पढ़ाते टाइम कि क्या, कि जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन अपन को लेनी, उस वेक्टर के अलॉन्ग डायरेक्शन लेनी, तो आप क्या लोगे, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब उस यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना जो रिक्वायर वेक्टर है वो आ जाएगा। अब इसको अगर डायग्राम के तौर पे समझना हो, जैसे मान लो ये आपका ए वेक्टर होगा कुछ, जिसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है। अब बी वेक्टर निकालना है इसी के डायरेक्शन के अलॉन्ग 9 यूनिट का, तो आप चाहो तो क्या कर सकते थे, इसका वन मैग्नीट्यूड बनाओ, इसका क्या बनाओ, वन मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वाला। तो मैग्नीट्यूड तो 1, डायरेक्शन तो सेम है, और उसको 9 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, आया ना। और यहाँ पे क्या लॉजिकली भी देख सकते थे, यस सर। क्या इसी वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 9 गुना बन जाता है। देखो आंसर भी वही आया, इसी का 3 गुना है ना। लेकिन हर बार ऐसा डायरेक्ट कैलकुलेशन वाला नहीं आएगा। तो अगर मान लो कैलकुलेशन थोड़ी टफ भी है तो फंडामेंटल पता होना चाहिए। फंडामेंटल क्या है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड दिया और डायरेक्शन निकालना, तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, यूनिट वेक्टर से। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, यूनिट वेक्टर से। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, अब पूछो यस सर। जल्दी, किसी को डाउट हो तो पूछो फटाफट। सर क्लियर हो गया। ठीक है, करो अगला। एकदम प्रॉपरली शांति से करना है, गलती नहीं होनी चाहिए इस बार। क्या है आंसर? सर 5/√10 3i cap plus d ठीक है, 5/√10 3i cap plus j cap। ठीक है, देखते। यस सर। ये भी फंडामेंटल वैसे ही था। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, मैग्नीट्यूड दी थी क्वेश्चन में ऑलरेडी, विच इज पैरेलल टू द, किसके पैरेलल है, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, इसके पैरेलल है। पहले रिजल्टेंट निकाल लो। लेट्स सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इस रिजल्टेंट के पैरेलल है, इस रिजल्टेंट के पैरेलल। इन दोनों का एडिशन करोगे तो आई का आई के साथ, अच्छा ये एडिशन सबको आता है कि नहीं, आई का आई के साथ होगा, के का जे के साथ, के का के साथ। तो के का के साथ करोगे तो 0 के का है ना। यस सर। तो सी वेक्टर आपका क्या आएगा, 3i cap प्लस j cap। यहां तक समझ में आया? यस सर। यस सर। फाइंड अ वेक्टर, मान लो उस वेक्टर को आपने नाम दे दिया बी वेक्टर। अब अगर वेक्टर निकालना तो उसको मैग्नीट्यूड से, उसको डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करोगे। किसी भी वेक्टर को निकालना तो उसको मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में बोला गया 5, तो मैग्नीट्यूड को 5 कर देंगे। अब डायरेक्शन अगेन क्या होगा, यूनिट वेक्टर। कौन सा यूनिट वेक्टर लेंगे, किसके अलॉन्ग है, सी के अलॉन्ग है ना। यस सर। मेरा पैरेलल टू रिजल्टेंट सी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा, सी कैप होगा। बोलो। यस तो सर। मैग्नीट्यूड 5, डायरेक्शन सी कैप, सी के मतलब इनका रिजल्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, पैरेलल टू द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट के पैरेलल है, तो जिसके पैरेलल है उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लेंगे। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, सी कैप। तो 5 इंटू सी कैप। सी कैप कैसे निकालोगे, जो भी वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा।
सर सी कैप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल है, वो ट्रायंगल लॉ से इक्वल है। हाँ, क्वेश्चन में बोला है, मैंने तो सी वेक्टर बनाया है, खुद से नाम दे दिया। अब क्या बोला है, जो मेरा वेक्टर था वो इन दोनों के रिजल्टेंट के पैरेलल, तो रिजल्टेंट निकाला, तो रिजल्टेंट को सी वेक्टर मान लिया है। ओके सर। एक रिजल्टेंट को सी वेक्टर खुद से मान लिया। मैंने बोला कि ये मान लो अच्छा बी वेक्टर दो नाम दे दिए मैंने। रुको सॉरी, ऑलरेडी बी वेक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। देखो, मान लो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये रहा, तो पहले तो अपन ने रिजल्टेंट निकाला, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ए प्लस बी, है ना। लेट Yes, sir. बी बी द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो अपना सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब जो वेक्टर मुझे निकालना है, रिक्वायर्ड वेक्टर, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वो वेक्टर कैसे निकलेगा, उसके मैग्नीट्यूड को उसके डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो वेक्टर मुझे निकालना था उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 5, और डायरेक्शन 5. क्या, डायरेक्शन बोला पैरेलल टू रिजल्टेंट। पैरेलल टू रिजल्टेंट मतलब पैरेलल टू सी वेक्टर। Yes, पैरेलल टू sir. सी वेक्टर क्या लोगे, सी कैप लोगे, Yes, sir. है ना। सी कैप कैसे निकलेगा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो 5 बाय ये हो जाएगा √10 ब्रैकेट 3i कैप प्लस j कैप। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। अब आई थिंक ये आप कर लोगे इस टाइप के। अगर देखो ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसका यूज बाकी अच्छे क्वेश्चंस में होगा। किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग अगर आपको नो यूनिट और उसके डायरेक्शन का अलॉन्ग निकालना, तो क्या करोगे, मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके पैरेलल जो भी यूनिट वेक्टर होगा उसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको अपना रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। Yes, sir. अब अगला कॉन्सेप्ट है, हेडिंग डाल लो, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। सुनना अच्छे से। मान लो आपके 2 डायमेंशन प्लेन में 2 पॉइंट है, ए और बी, और आपको ये वेक्टर निकालना है कि ये वेक्टर क्या होगा। आपको ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का भी कोऑर्डिनेट पता है। मान लो ए का कोऑर्डिनेट है a1 a2 a3, या फिर सॉरी a1 b1 c1 ले लो, याद रखने में आसानी रहेगी। ए का कोऑर्डिनेट ले लिया, मान लो a1, या फिर एक्स वाई जेड ले लो, ए बी x1 y1 z1 ले लिया, मान लो x1 y1 z1, या फिर आप x1 y1 भी ले सकते हो। 2 डायमेंशन में बात रही तो 2 डायमेंशन में ले लो। और बी का कोऑर्डिनेट ले लिया, मान लो आपने x2 y2। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ये प्लेन में कोई 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है वो पता करना है। मतलब बेसिकली मुझे क्या पता करना है, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने पोजीशन वेक्टर की मदद ली कि मान लो ओरिजिन को ए से ज्वाइन कर दूंगा, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर, Yes, sir. है ना। वेरी गुड। ओरिजिन को बी से ज्वाइन कर देंगे, OB वेक्टर। ये हो जाएगा आपको ओबी वेक्टर। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आ गया. अब इसमें ट्रायंगल लॉ लगाओ अपनी अपनी कॉपी में खुद से। ये 3 डायग्राम मैंने बना दिए, ब्लू रेड और ऑरेंज। इसमें ट्रायंगल लॉ लगाओ। ट्रायंगल लॉ कैसे लगेगा, कौन से दो का एडिशन तीसरे का बराबर होगा, कौन से 2 वेक्टर का एडिशन तीसरे वेक्टर के बराबर होगा। सर बोलो OA मत, प्लस अपनी OB। कॉपी- अरे बोलो मत, अपनी अपनी कॉपी में लगाओ। क्या बोला मैंने, खुद से करो, अपनी अपनी कॉपी में खुद से ट्राई करो। बाकी लोग भी अपना अपना ट्राई करो, फिर अपन मैच करेंगे, ताकि सब लोग अपना अपना कोशिश करें। आपको जो सही लगता हो कि कौन से 2 वेक्टर का एडिशन तीसरा वेक्टर होगा, ट्रायंगल लॉ लगा के चेक करो, और वहां से ए बी वेक्टर पता करो कितना आएगा। अच्छा मुझे ये बता दो, ओए वेक्टर को क्या लिख सकते हो, आई कैप Sir, जे कैप। X1 I cap plus Y1 J cap. हाँ, वेरी गुड।
और ओबी वेक्टर क्या हो जाएगा, x2 i सर कैप। x2y कैप प्लस y2j कैप। वेरी गुड। अच्छा, आपने ट्राइंगल लॉ अगर लगाया होगा तो बताओ कौन से दो का एडिशन तीसरे के बराबर है? OA plus AB is equal to OA OA plus plus AB. AB, ओके, बाय ट्राइंगल लॉ। देखो OA प्लस AB OB के बराबर होगा। देखो ट्राइंगल ये है ना, ये यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, और ये उल्टा हो गया, तो OA प्लस AB OB के बराबर होगा। ट्राइंगल सर यही आ था, गया। ये तो ये आपका रिजल्टेंट होता था, याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, देखो ट्राइंगल मतलब ऐसे याद रखो, क्लोज लूप बन, जैसे यहां से क्लोज लूप कैसे बनता है ऐसा, लेकिन क्लोज लूप के अपोजिट करना है, क्लोज लूप नहीं बनाना है। ओ से ए गए, ए से बी गए, अब क्लोज कब बनता है, जब बी से ओ जाता है उसका उल्टा कर देना, ओ से बी, तो ये आपका ट्राइंगल लॉ हो जाएगा, है ना? तो ओ ए प्लस ए बी ओबी के बराबर होगा। क्लियर हुआ? यस सर। yes. यहाँ से ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा, ओबी माइनस ओ ए। ओए ओए। यही आपको पढ़ाया भी होगा फिजिक्स में, ए बी वेक्टर कैन बी रिटन एज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, या फिर ओबी माइनस ओ, यही पढ़ाया था। Yes, sir. इसका डेरिवेशन है, मतलब लॉजिकल डेरिवेशन बता दिया मैंने, बुक में हो सकता है अलग दिया। ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, बी माइनस ए। अब याद रख लेना, ए बी को कैसे लिखोगे, बी माइनस ए, याद रख लोगे, ए बी कैन बी रिटन एज बी माइनस ए। अब ओबी माइनस ओ ए करोगे तो ओबी में से ओ ए माइनस करेंगे तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 आई आई कैप, कैप y2 माइनस y1 j कैप। y2 माइनस प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये आपका ए बी वेक्टर हो जाएगा, और इसको शॉर्ट में याद रखने का तरीका ये है, पोजीशन वेक्टर को आप ओबी वेक्टर बोलो या बी वेक्टर बोलो, शॉर्ट में बी वेक्टर भी बोल सकते हैं, और इसको शॉर्ट में ए वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो ए बी वेक्टर कैन बी रिटन एज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अच्छा, ठीक है? कोई Yes, बोलता है पी क्यू वेक्टर क्या होगा, पी क्यू मतलब क्यू माइनस पी। क्लियर है? सी डी वेक्टर क्या होगा, डी माइनस सी। वेक्टर माइनस सी वेक्टर। सर ये कैसे है, थोड़ा समझा देंगे? यही तो डेरिवेशन था अभी, ट्राइंगल लॉ से तो बताया मैंने। ए बी को कैसे लिखा, ओबी माइनस ओ ए तो लिखा, और ओबी मतलब क्या है, बी वेक्टर शॉर्ट में, और ओ ए मतलब क्या है, ए वेक्टर, तो ए बी ठीक वेक्टर क्या है, बी माइनस ए। इसी तरह डेरिवेशन करवाया आप लोगों ने, तो ट्राइंगल लॉ बताया मैं कि ओबी प्लस ए बी ओबी ओबी ओ ए प्लस ए बी ओबी के बराबर होगा, तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओबी माइनस ओ ए, ये है ना? ए बी वेक्टर को क्या लिखा आपने, ओबी माइनस ओ ए, ओबी मतलब बी माइनस ए, तो ऐसे बाकी को भी लिख देना। क्लियर है? yes, Yes, sir. यस sir. सर। यस सर। इन यस सर। शॉर्ट ए बी वेक्टर कैन बी रिटन एज ओबी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, या फिर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, नो sir. सर। ठीक है, नो लास्ट सर। आज का टॉपिक, आज के लिए हेडिंग डालो सेक्शन फॉर्मूला। माइक ऑफ करो किसका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। अब सेक्शन फॉर्मूला ढंग से समझना, ये फॉर्मूला वैसे दिखता है जैसे आप स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे। बस यहाँ पे वेक्टर के फॉर्मेट में आंसर आएगा, आंसर फॉर्मूला वैसे ही है। सेक्शन फॉर्मूला मतलब मान लो ये पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है मान लो बी, ए बी को ज्वाइन करने वाली मान लो कोई लाइन है, कोई पॉइंट है मान लो सी, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पे, जो इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। रेशियो है मान लो m/n, रेशियो क्या है, m/n। क्वेश्चन में आपको ओ ए वेक्टर गिवन है, क्वेश्चन में ये वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर मान लो, ओबी वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है मान लो बी वेक्टर के बराबर। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओ ए वेक्टर एंड ओबी बी वेक्टर। आपको क्या फाइंड करना है, you have to find the OC वेक्टर, दैट इज ऐसा वेक्टर जो इन दोनों को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ऐसा वेक्टर जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। you have to find OC वेक्टर, that is a vector which divides AB in the ratio m/n।
ठीक है, एक पॉइंट था प्लेन में ए, एक पॉइंट था प्लेन में बी, एक पॉइंट है सी, जो इन दोनों को m/n के रेशियो में डिवाइड करना है, तो आपको ओसी वेक्टर पता करना है। ये समझ में आया यहाँ तक? क्या पता करना है, क्या गिवन है? Yes, यस sir. सर ठीक है, अब इसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट, अब इसका डेरिवेशन भी ट्राइंगल लॉ और इनकी मदद से ही आया है, लेकिन आप डेरिवेशन नहीं करेंगे, डेरिवेशन का भी काम नहीं आता है, आपको बस रिजल्ट याद रखना है। और डेरिवेशन अगर देखना तो एनसीईआरटी में डेरिवेशन दिया हुआ है। तो ओसी वेक्टर का रिजल्ट बहुत आसान है, जो आप वहां पे पढ़ते थे, याद करो। वहां पे सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, याद आ रहा है? क्लास Yes, sir. 10th में भी था सेक्शन फॉर्मूला। m1x2 x कोऑर्डिनेट क्या आता था? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे y कोऑर्डिनेट निकालते थे। यहाँ पे तो वेक्टर निकालना है, तो सीधा वेक्टर क्या आएगा? m को मल्टीप्लाई करो, देखो m1x2 होता था, m को मल्टीप्लाई करोगे b के साथ, n को मल्टीप्लाई करोगे उसके उधर वाले n के साथ, a के साथ, अपॉन m1 प्लस m2 या m प्लस n। तो m इंटू बी, m इंटू बी, n इंटू ए अपॉन m प्लस n। तो ये इंटरनल डिवीजन है, तो ये फॉर्मूला। एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। बोलो, याद रख लोगे? सही वाला एक बार दोबारा बता दो। Yes, sir. Yes, sir. बस याद रखना फॉर्मूला। एक पॉइंट सी जो एम ए और बी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ओसी वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m इंटू बी प्लस n इंटू ए अपॉन m प्लस n। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m इंटू बी प्लस n इंटू ए अपॉन m प्लस n। यहाँ पे ओसी वेक्टर क्या है? ओसी मतलब सी मतलब वो पॉइंट जो ए और बी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और ओसी उसका क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर हो गया। सर ये इंटरनल पॉइंट है? हाँ, इंटरनल ए और बी के बीच में दिख रहा है ना? यस सर। क्लियर? सर Yes, एक्सटर्नल sir. पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल के लिए बस फॉर्मूला प्लस की जगह माइनस। पहले याद है वहां पे भी माइनस लगता था, यस सर। प्लस की जगह माइनस। अगर ये पॉइंट सी ए और बी के बाहर होता, आपको क्लास 10 में था आई थिंक सेक्शन फॉर्मूला, था कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. हाँ। यस सर था। बस वही है, कुछ भी अंतर नहीं है। और ये भी स्ट्रेट लाइन में भी 11th में भी था। बस सी अगर पॉइंट के अंदर है तो प्लस वाला फॉर्मूला, ये पॉइंट सी ए और बी के अगर बाहर आ जाए तो माइनस वाला फॉर्मूला। माइनस। बस याद रख लोगे? यस। बोलो। Yes. एक Yes, क्वेश्चन sir. कर लेते हैं। चलो करो क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से, एक बार कोशिश करो, फिर मैं सिखाता हूँ इसको। अपनी तरफ से कोशिश करो, नहीं आएगा मैं सिखाऊंगा।
डायग्राम बनाया करो हमेशा। एक चीज दिमाग में छाप लेना, ये जो चैप्टर है इसमें डायग्राम जहां जहां बन सके वहां बनाने की कोशिश करना। सर ये एक्सटर्नल के लिए है ना? हाँ डायग्राम बनाओ, देख लो क्या बन रहा है। एक्सटर्नल का आ रहा है सर। ठीक है तो निकालो आंसर। देखो ध्यान से, ए एंड बी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए एंड बी। C is a point on AB produced such that AC is thrice of AB। C कोई पॉइंट है आगे कहीं, AC जो है वो AB का 3 गुना है, तो B यहाँ पे होगा, और AC AB का 3 गुना है तो C यहाँ पे कहीं होगा। आपको पोजीशन वेक्टर किस किस का गिवन है, A और B का, इसका पता है पोजीशन वेक्टर A है, इसका पोजीशन वेक्टर B है, इसका निकालना है तो इसको C मान लो। और AB और AC में तीन गुना है, तो ये अगर x है तो ये 3x है। अब देखो चाहो तो आप B को इंटरनल मानते हुए B का इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, और C को एक्सटर्नल मानते हुए C का एक्सटर्नल भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ है ना? यस सर। यस सर। यस सर। आपको C का रेशियो कितना गिवन है, इसके साथ 1:2। देखो पॉइंट C का A के साथ 3 गुना है, और C का B के साथ कितना हो जाएगा, 2 गुना, मतलब यस सर। हमारा है। जैसे अगर इसको लेंथ वाइज समझो, इस लेंथ को अगर अपन x बोलते हैं तो ये वाली लेंथ कितनी है, 3x। Yes, sir. यस सर। आप चाहो तो B को इंटरनल मानते हुए इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या फिर C को एक्सटर्नल। अब देखो C में रेशियो क्या होता है, रेशियो कैसे मेजर करते हैं हमेशा, अगर पॉइंट C एक्सटर्नल है तो C का A के साथ मान लो m है, और C का B के साथ मान लो n है, तो C से ही मेजर करते हैं A और B, तो ये m/n होता है। C का A के साथ m, C का B के साथ n। यहाँ पे C का A के साथ कितना है, x, सॉरी 3x, और C का B के साथ कितना हो जाएगा, 2x, है यस ना? सर। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2। तो पॉइंट C डिवाइड्स AB, A और B एक्सटर्नली इन द रेशियो। देखो C का A के साथ कितना है, 3 गुना है, और C का B के साथ कितना है, बचा हुआ 2x हो जाएगा ना ये। यस सर। 3:2। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो सर, ये हो गया m, ये हो गया n, ठीक है। और आपका ए बी कहाँ पे था, देखो अब इसको ऐसे लिख, इसका डायग्राम ऐसे बना लो, ए बी सी, ठीक है। पिछली बार डायग्राम में कहाँ था, मतलब सी इन्होंने ए के पास बनाया था, ठीक है। अब आपका ये रेशियो कितना है, मान लो m, ये रेशियो कितना है n, तो m का b के साथ लोगे, n का a के साथ लोगे, उल्टा लेते हैं हमेशा, है ना। तो 3 इंटू बी वेक्टर माइनस 2 इंटू ए वेक्टर अपॉन 3 माइनस 2, तो 3b माइनस 2a। आंसर क्या आ जाएगा, 3b माइनस 2a। और मान लो इंटरनल अप्लाई करते, बी इंटरनली ए और बी को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ए और सी को 1:2। 1:2। तो 1 इंटू सी वेक्टर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर अपॉन 3 इक्वल टू बी वेक्टर। यहां से भी आपका सी वेक्टर क्या आता, 3b माइनस 2a। और यहां से भी देखो, समझ आ रहा है, ए और बी का रेशियो क्या है, 3:2। तो m 3 इंटू बी 2 इंटू ए अपॉन 3 माइनस 2, ये एक्सटर्नल फॉर्मूला से
और बी को अगर इंटरनल मान लोगे तो 1 इंटू सी 2 इंटू ए अपॉन 1 प्लस 2 इक्वल टू बी आ जाए, और वहां से अपन सी निकाल लेंगे। क्लियर है? यस सर। ओके, तो आज की क्लास में हमने कुछ फंडामेंटल पढ़ा था। कल आगे और टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कल अपन एंगल बाइसेक्टर वेक्टर और प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जो अगला टॉपिक है। ठीक है, अपन ने पढ़ा Yes, वेक्टर sir. स्केलर, एडिशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ द टू वेक्टर इन 2D एंड 3D। अब पढ़ेंगे डिटेल में वेक्टर प्रोडक्ट एंड द स्केलर प्रोडक्ट। अब आपको क्या काम करना है, आज जो पढ़ा है उसको रिवाइज करके मॉड्यूल में इससे रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन हो उनको अटेम्प्ट करना है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके sir. सर। यस सर। ओके, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank Bye, you, sir. sir. Bye, थैंक sir. यू